नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 2024 का फाइनल एजेंडा, जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी ने अपने 2 वादों को पूरा कर दिया और अब बारी तीसरे की है, यानी राम मंदिर निर्माण। धारा 370 खत्म करने के बाद अब सुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आकर अब टिक गई है। अब उसके लिए जमीन अब तैयार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की बात अब कर चुका है, लेकिन इसके विरोध करने वाले मानते हैं कि इससे उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन आज के दिन एक बड़ा पैनल होगा जिनसे हम करेंगे चर्चा की आखिर ऐसा क्यों। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे शुरुआत। लॉ कमीशन ने बुधवार को समान नागरिकता संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है। इसके लिए विधि आयोग ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सदस्यों से सुझाव मांगे हैं। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने समान नागरिकता संहिता को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और बयान जारी कर कहा कि विधि आयोग के यूसीसी पर फिर से जनता की राय लेने के फैसले से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अपने पुराने एजेंडे को अपना रहा है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब है कि विधि आयोग फिर से राय मांग रहा है। विधि आयोग ने इसे लेकर कोई कारण नहीं दिया है। आयोग जरूरी मामलों को छोड़कर फिर से इस विषय पर क्यों विचार कर रहा है? वास्तविक कारण यह है कि 21वें विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा करने के बाद यह पाया कि समान नागरिकता संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। चलिए आपको बताते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता या समान आचार संहिता। देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में एक नियम होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना फाइनल एजेंडे का दांव चल दिया है। दरअसल बीजेपी ने अपने 2 एजेंडे को पूरा कर दिया और अब बारी तीसरे की है, यानी राम मंदिर निर्माण। धारा 370 खत्म करने के बाद सुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिक गई है। अब उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। बीजेपी के दांव पर विपक्ष आग बबूला है। कुछ लोग इसे 2024 के पहले का ट्रेलर भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में शामिल किया जाए या फिर नहीं, इस विषय को लेकर करीब 73 साल पहले 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में विमर्श भी हुआ था, लेकिन विभिन्न मतभेदों के चलते इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। अभी कुछ समय से मुद्दा फिर से उठा है। क्या देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए यूसीसी क्या जरूरी है? ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या फिर नहीं? क्या वक्त आ गया है एक देश एक कानून बनाने का? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना आखिर जरूरी क्यों है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से ध्रुवीकरण हो जाएगा?
इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज के दिन हमारे साथ जुड़ेंगे बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी जी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन सीनियर एडवोकेट सलाउद्दीन शिबू जी जो कि जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। सलाउद्दीन जी, क्या वजह है जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है? क्योंकि देखिए चर्चाएं तो लगातार देखिए कई सालों से होती चली आ रही है, लेकिन बार बार देखिए दिक्कतें आ जाती हैं इसमें। सलाउद्दीन जी आवाज मिल पा रही है क्या? जी आ रही है। सलाउद्दीन जी, सवाल यही था मेरा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो लगातार देखिए पक्ष विपक्ष में रार ये छिड़ी रहती है, एक धर्म जो ये कहता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, हमें खतरा पैदा हो जाएगा, आपको क्या ये सही लगता है? आपकी राय क्या है इसको लेकर? देखिए, बहुत छोटा सा मेरा जवाब है और बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष जवाब है जी। कि आप मिसाल के तौर पे अभी घर से बाहर निकलेंगे और आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जी, और मैं निकलता हूं मेरा हो जाता है, दोनों पर लगेगी आईपीसी की धारा जी। आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, मैं बच्चे का एडमिशन कराने जाता हूं, दोनों पर एजुकेशन के कानून समान रूप से लागू होंगे जी। आप जमीन खरीदने जाते हैं, मैं जमीन खरीदने जाता हूं, दोनों को स्टैंप ड्यूटी बराबर देनी है जी। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति या कोई आदमी या कोई नागरिक अपने धर्म के अनुसार अपना शादी ब्याह करता है, अपनी तलाक देता है या बच्चा गोद देता है, या अपने धर्म के मुताबिक अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, इससे देश का या किसी दूसरे धर्म के नागरिक का क्या नुकसान है? ये तो बेकार की बात है, बेकार की डिबेट है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 50 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, मिट्टी की तासीर बदल जाती है, सोच बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। यहाँ 365 तरह के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, 365 जातियों के लोग रहते हैं, तरह तरह की मुख्तलिफ इलाकों के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने कबीलाई कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग जंगल में रहते हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो आप उनको कैसे एक साथ बांध सकते हैं? और इन सब चीजों को लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से 75 सालों से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक तरह का माहौल बनाना पॉलिटिकल, इस तरह इस वक्त पता नहीं क्या है, देश के अंदर एक अजीब सा माहौल चल रहा है। जिस तरह के धर्म के राज की व्याख्या की जा रही है, जिस तरह से धर्म के राज की सोच पैदा की जा रही है, वो चीजें एक्चुअल में धर्म में है ही नहीं। और आर्टिकल 25 कहता है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यहां तक कि जो रीति रिवाज है उसके वो भी इसमें कवर होते हैं। तो पहले आर्टिकल 25 को खत्म शिबू जी देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं सर, तो क्या आर्टिकल 36 से लगाए 52 तक जो अनुच्छेद हैं जो कहते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो क्या उन आर्टिकल को आप दरकिनार कर रहे हैं क्या सर? एक सीनियर एडवोकेट है क्या आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, होना चाहिए अलग चीज है, होना चाहिए अलग चीज है, होगा अलग चीज है। जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें एक बार ये कहा गया है कि प्रयास करना चाहिए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है कानून नहीं है, उनकी कानूनी मान्यता नहीं है। और हम लोग एक ऐसे समाज में रह के चले आ रहे हैं बिल्कुल 50 साल से, 60 साल से, सैकड़ों साल से, जहां मुख्तलिफ भाषाएं हैं, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ रीति रिवाज हैं, और किसी को कोई एतराज नहीं है। हम अपनी शादी कैसे करते हैं, हमारे पड़ोसी को इस पर कोई एतराज नहीं है, वो तो खाना खाने आता है, बेहतरीन दावत में आके चला जाता है। हम अपने घर में अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, इससे हमारे किसी पंडित भाई को कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पूरा, ठीक है, शिबू जी लौट करूंगा। विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं जो कि देखिए बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विनोद जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। विनोद जी, सलाउद्दीन शिबू जी जुड़े हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ये कहना कि इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए इस तरह के मुद्दों पर। उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दे दिया है। 25 देखिए, मुझे नहीं पता कि पैनलिस्ट कौन है, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, लेकिन यह कि लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए वो जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको क्या भूल जाओगे क्या? और ये विधि आयोग की जो अपना रिकमेंडेशन है, या विधि आयोग जो है आपसे सुझाव मांग रहा है, तो सुझाव दीजिए, आप भी दीजिए, हम भी देंगे, बाकी विधि आयोग तय करेगा, फिर सरकार तय करेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि समानता के नाम पर जो लोग असमानता फैलाते हैं वो आखिरकार उसको स्वीकार कैसे करेंगे?
जिस कानून का नाम ही समान नागरिक संहिता है, जब देश का संविधान एक है, देश का ध्वज एक है, देश का नारा एक है और देश का जो है चिन्ह एक है, तो आखिरकार ये कानून दो क्यों? एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो ना देश के अंदर विभेद पैदा करने वाली या विखंडनकारी जो प्रोविजंस हैं उनको समाप्त करने के लिए है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो कानून है वो समान नागरिक संहिता इसलिए भी जरूरी है कि इसके बारे में अनेक उच्च न्यायालय और कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में कह चुका है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो संविधान के मूल भावना के तर्कसंगत है। दूसरी बात यह है कि कानूनी पेचीदगियों के वजह से कई सुप्रीम कोर्ट के इवन निर्णयों में वो बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को कह चुका कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और ये सिविल लॉ है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार हैं बच्चों के, महिलाओं के, दत्तक के और समाज के अन्य ऐसे जो घटक हैं उनके जो राइट्स हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक बात बड़ा, अगर आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अधिकार मेरे बच्चे को हैं, मेरी बेटी को है, वो आखिरकार किसी मुस्लिम बेटी को क्यों नहीं होने चाहिए? जो अधिकार मेरी पत्नी को मिले हुए हैं वो किसी मुस्लिम की पत्नी को क्यों नहीं मिलने चाहिए? आखिरकार ये जो रिलीजियस आधार पर उसके जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है तो वो क्यों होनी चाहिए? नहीं, लेकिन विनोद जी बताइए, आज के 73 साल पहले जब समावेश पर चर्चा की गई सर, किसी मुस्लिम को कहां प्रॉब्लम है? कौन सी मुस्लिम बेटी को प्रॉब्लम है? मैं बताता हूं, मैं बोलूं क्या? बताइए किस मुस्लिम बेटी? देखिए मैं बताता हूं आपको, बड़ा क्लियर कट है। मुझे नहीं पता, शायद इंट्रोडक्शन में ये मुझे पता लगा कि आप एडवोकेट हैं, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको मेरे से ज्यादा जानना चाहिए। मैं बड़ा सीधा सीधा कहना चाहता हूं, उसको अधिकार नहीं है। यहाँ तो कॉमन सिविल कोड सिर्फ 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। आप संपत्ति का बंटवारा, शादी, मैं सर आपसे पूछ लेता हूं सर, तो आप बताइए, जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां के लोगों को कोई आपत्ति है क्या? क्या गोवा के लोगों को कोई आपत्ति है? कोई उन लोगों में मतभेद है क्या? भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की धार्मिक स्थिति अन्य देशों से अलग है। सब देशों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपना अपना माहौल है, अपने अपने लोग हैं। नहीं देखिए, अरे भैया देशों की बात नहीं हो रही है, तो गोवा की बात हो रही है। गोवा कोई देश नहीं है। नहीं सर, देखिए यही गोवा के देश नहीं है भाई साहब। शिबू जी बताइए ना सर, गोवा के लोगों को आप लड़ते झगड़ते देखते हैं क्या? वहां पर आप धर्म को लेकर लड़ाइयां देखते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम बताइए? नहीं, गोवा में तो वही तो मैं कह रहा हूं, वहां पे लागू है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं बताऊं जरा, जहां लोग उन्मादी होंगे, जहां गलत शिक्षा धर्म की दी जाएगी, जहां पढ़े लिखे समाज में, सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग धर्म की गलत व्याख्या करेंगे, वहां ये सब चीजें होंगी। जहां पर नहीं होता, वहां जो समझदार है वहां वो नहीं करते। मतलब कि गोवा के अलावा पूरा देश आपको अनपढ़ लगता है क्या सर? नहीं है। गोवा के अलावा पूरे देश के राज्य अनपढ़ों से भरे पड़े हैं क्या? शिबू साहब यही पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा पूरे देश के राज्य अनपढ़ नहीं सर, आप यही बोल रहे हैं सर, समाज जहां पर पढ़े लिखे लोग रहेंगे वहां पर ये सब चीजें नहीं होंगी। मैं ये बोल रहा हूं जो पढ़े लिखे, आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैं कह रहा हूं जब पढ़े लिखे लोग धर्म की गलत व्याख्या करेंगे तब वहां पे ऐसी स्थिति पैदा होती है। मैं जरा बोलूं, समझदार होते हैं वो कतई इनसे किनारे होते हैं। हमको कोई हमारे सारे जितने जूनियर्स हैं, हमारे सारे दोस्त मैं कुछ बोलूं क्या? धर्म के हमारे अंदर। बोलिए, ठीक है विनोद जी रोकूंगा आपको सर। शिबू जी आपको रोक रहा हूं। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आ गए, जो कि अब आप लोग के साथ डिबेट में। अश्वनी जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। अश्वनी जी देखिए, बहस इसी बात को लेकर चल रही है। शिबू जी हैं जिन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 26 का, यानी कि आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक, जो ये कहता है कि सभी लोगों को अधिकार है अपने धर्म के हिसाब से रहने का। विनोद जी हैं जो कि देखिए इस समय अध्यक्ष हैं वीएचपी के, वो भी आपके साथ चर्चा में। सीनियर एडवोकेट हैं जो कि सलाउद्दीन शिबू, वो भी बने हुए हैं। लेकिन अश्वनी जी सवाल आपसे ये है सर, आप लोग तो कई बार ये कह चुके हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए, लेकिन देखिए अभी तक हो नहीं पाया सर। देखिए मैं अपने दोनों मित्रों से कहूंगा, मुझे थोड़ा बीच में टोकेंगे नहीं, मैं देर से आया हूं। पहली बात तो जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब लोगों ने, उसमें नहीं लिखा है वी द हिंदूज या वी द मुस्लिम, हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत के सभी लोगों ने संविधान को स्वीकार कर लिया। संविधान में आर्टिकल 37 में क्या लिखा है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जितनी बातें कही हुई हैं ये सब फंडामेंटल राइट के इक्वल हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर विल यूज होता है, विल। आर्टिकल 44 में शैल यूज हुआ है, शैल का मतलब ये हुआ ये सरकारों की ड्यूटी है कि वो हर हालत में आर्टिकल 44 लागू करेंगे। 75 साल के बाद अब इस बात पे चर्चा नहीं हो सकती ये लागू होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये चर्चा 1948 में हो गई, बिल्कुल 3 दिन लंबी चर्चा हुई, फिर 23 नवंबर को आर्टिकल 44, इनफैक्ट ये पहले आर्टिकल 35 था, वो हमारे संविधान में आ गया, बाद में रीनंबर होने के बाद 44 आ गया। अब आर्टिकल 44 से होगा क्या? आर्टिकल 44 से होगा कि देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या है? आर्टिकल 44 लागू होगा तो तलाक लेने का तरीका सबका एक हो जाएगा, तलाक का ग्राउंड एक हो जाएगा। मान लीजिए 10 ग्राउंड है, पांचपन के आधार पर तलाक हो सकता है, नपुंसकता के आधार पर तलाक हो सकता है, कोढ़ होने पे हो सकता है, जो भी ग्राउंड होंगे वो ग्राउंड हिंदू पे भी लागू होंगे, मुस्लिम पे भी लागू होंगे। जब कॉमन सिविल कोड आएगा गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, कॉमन सिविल कोड आएगा विरासत का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा, वसीयत का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का सबको बराबर अधिकार मिल जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है? इनफैक्ट कॉमन सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा तो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा, हिंदू बेटियों को इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है अपने आप में इक्वल राइट देता है। इसलिए पहली बात तो इसको हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये पूरी तरीके से जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का मामला है, देश की एकता अखंडता का मामला है। मैं तो बार बार कहता हूं, सरकार से भी निवेदन करूंगा आज, आप इसको कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड मत शब्द उपयोग करिए, क्योंकि इसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट हो गया है। आप इसको इंडियन सिविल कोड कहिए। भारत में इंडियन पिनल कोड पहले है, ऐसे एक इंडियन सिविल कोड बनाइए, इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए, चैप्टर 1। अश्विनी जी, आपने इतनी बातें बता दी, शायद अब शिबू जी अपनी कुछ बातें इस पर रखेंगे। शिबू जी बताइए सर, सभी धर्मों को ये क्यों लग रहा है कि हम पर ये कानून थोपा जा रहा है, हिंदुओं की तरह हमें अब रहने के लिए कहा जाएगा? अभी हमारे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के मेरे लायक दोस्त बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है, आर्टिकल 25 भी है, 29, 30 भी है, मैं जवाब देने और मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं उसमें, उसी का जवाब दे रहा हूं। और मौलिक अधिकार के अंदर दिया हुआ है कि अपने अपने धर्म के अनुसार। और इसी जैसे आपने कहा कि हिंदू, आपने अभी एक वर्ड कहा कि अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, देखिए आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आप भी मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए। अभी आपने एक बात कही कि हिंदू मैरिज एक्ट में सारी चीजें कवर होती है, बहुत अच्छी हैं, आपको अपने धर्म के हिसाब से अच्छी लग रही हैं, हमको अपने धर्म के हिसाब से अच्छी लगती है। शिबू जी देखिए, आर्टिकल 36 से लगा 52 तक भी तो सर ये कहता है, इतना ही सवाल उठा रहा हूं, सिविल कोड होना चाहिए सर। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जो होना चाहिए। विनोद जी कुछ देखिए कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी आऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए। विनोद जी बोलिए सर जल्दी से। धर्मांतरण का कानून खत्म कराइए। ठीक है विनोद जी जवाब दे रहे पहले, बीएसपी के राष्ट्रीय के जनक है ना, जिनके जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलिए सर। देखिए जिन लोगों के मन मस्तिष्क में अलगाववाद बसा हुआ है, जो लोग अलगाववाद को पनाह देना चाहते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सीधा सीधा मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। अश्विनी जी ने जो पॉइंट गिनाए, उन पॉइंट्स में इस्लाम कहां बीच में आता है? एक बात ये बताइए कि भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई, समान शादी की उम्र, समान तलाक की उम्र, समान गुजारा भत्ता, गोद लेना और भरण पोषण। एक मिनट, ये बीच में बहुत बोलते हैं यार। देखिए एंकर जी, मैं कहना चाहूंगा कृपया सर, हमें भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। बीएसपी के विनोद जी जुड़े हैं सर, वो भी कुछ कह रहे हैं सर। आपने अपने धर्म की बात कर ली, आपने क्या नुकसान है आपने बता दिया सर, फायदे भी हम लोग सुन ले सर, दर्शक देख रहे हैं सभी को। बोलिए विनोद जी जल्दी। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं सर, कल्चर सर सभी धर्मों को यही लग रहा है सर, समाज की बात कर रहा हूं। मुस्लिम धर्मों को भी यही लग रहा है सर। धर्म का प्रचारक नहीं हूं मैं जी, मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूं। डिबेट का आधा हिस्सा इन्होंने वेस्ट कर दिया। अभी अश्विनी जी ने आया तो अच्छा, अश्विनी जी ने के आते के साथ बातें बताई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उन तथ्यों के लेकर के मुझसे ये फिर बीच में बोल रहे हैं यार, ऐसे डिबेट करते हैं क्या? ये एडवोकेट है या कोई कचर करेगी वहां से कोई? शिबू जी 30 सेकंड दे दीजिए विनोद जी, वक्त वैसे भी कम है। मुझे कहना नहीं चाहिए
मुझे बुरा लग रहा है ये बात। जी विनोद जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आपके डिबेट में बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत बातें होनी है। मैं कहना चाहता हूं कि डिबेट का आधा हिस्सा इन्होंने खा लिया। अब अश्विनी जी ने जो पॉइंट उठाए हैं, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, उन पॉइंट्स में इस्लाम बीच में कहां आ रहा है? इस्लाम को कौन से पॉइंट से खतरा है? क्या एक बीवी रखने से खतरा हो जाएगा, या महिलाओं को अधिकार देने से खतरा हो जाएगा, तो पूछ रहा बच्चों हूं, को सवाल अधिकार देने से सवाल खतरा हो सर जाएगा, यही जवाब तो या जनता शादी मांग की रही है उम्र सर। अश्विनी जी से एक समझ लेते हैं। विनोद जी बताइए ना। मजहब के अनुसार अश्विनी जी सर, आदिवासी भी तो डर रहे हैं सर, केवल मुस्लिम धर्म ही नहीं है सर। तो इसमें देश और संविधान में कौन सा खतरा है? देखिए, एक मिनट सुन लीजिए सागर जी। वही तो एक पूछ तो रहा हूं, देश और बार बार संविधान में आर्टिकल कौन सा 25 खतरा की है? पिपीरी बजाई जाती है। मैं आर्टिकल 25 के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। रीतियों को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। बहन बेटियों से भेदभाव करना ये कुप्रथा है, ये अधर्म है, और ये कुरीति है। इसका अधिकार संविधान नहीं देता। दूसरी बात सुन लीजिए, कौन सी बहन बेटी ये आपके भारत पास? ठीक है अश्विनी जी, विनोद जी, शिबू जी, अश्विनी जी, विनोद जी, शिबू जी, देखिए सर, समय में मैं बधा हुआ हूं और सर चर्चा इस पर बहुत लंबी सर खींचेगी, मुझे पता है, वक्त बहुत कम है सर, इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रिया कर रहा हूं। शुक्रिया विनोद जी आपका, अश्विनी जी आपका, शिबू जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देखिए पूरे देश भर में सियासत गरमाई है, लेकिन आखिर इस पर अब आगे होगा क्या स्टैंड होगा, देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।